Okay, so that is what we were doing regarding DNA replication. अब उसके आगे बेटा आता है बेसिकली द प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमने एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे कोड रीड होता है, एमआरएनए बाहर आता है, फिर वो राइबोसोम्स तक जाता है, फिर उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है, हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स एमिनो एसिड्स की चेन बनती है. But the whole process of forming this particular RNAs and forming the proteins, just see this, and we will begin with the transcription. Okay, so if I say transcription, first of all see this कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन कर रही है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है. सो डेफिनेटली यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जैसा एंजाइम नहीं होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमर नहीं बनाना है, हमको आरएनए पॉलीमर बनाना है. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर एंजाइम जो एंजाइम का हम ना वो यूज करेंगे, दैट विल बी डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase. That is what the name of the enzyme is. Okay, so DNA dependent RNA polymerase जो है वो ये पूरी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव रहेगा और यही RNA पॉलीमर्स को फॉर्म करता है. बट ये RNA पॉलीमर्स जो है वो इतना इजीली फॉर्म नहीं हो जाते हैं. सो द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग of that particular the transcription is like, first of all ये चीज़ समझो कि क्योंकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, तो हमारे पास जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, वी नो अकॉर्डिंग टू डीएनए कि जो भी हमारी जो भी सीक्वेंस है, वॉट एवर यू विश टू राइट, आई एम राइटिंग लाइक ये ए है, टी जी सी सी ए देन अगेन टी जी, ये हमारी एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस है. सिमिलरली उसके जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसका सीक्वेंस होगा टी ए सी जी जी टी टी ए सी. ये जो सीक्वेंस है ये हमें पता है कि नॉर्मली यही डिफाइन होगी डीएनए में, ठीक है. बट डू अंडरस्टैंड दैट ये जो डीएनए हम जो सीक्वेंसेस बोलते हैं ये दोनों स्ट्रैंड की, ठीक है, तो आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. ये जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको डुप्लीकेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. इसीलिए जब भी डीएनए ओपन होगा, whenever the DNA opens up to for the formation of RNA, जब भी इस तरीके से ओपनिंग एस्टैब्लिश होती है, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट आप देख सकते हो. एक पीछे बैकग्राउंड में एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे वो आकर लग गया है, वो आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब इस एरिया में आरएनए फॉर्मेशन होनी है, ठीक है. तो अभी जो स्ट्रैंड बेसिकली जो स्ट्रैंड हमारे लिए टेम्पलेट का रोल प्ले करेगा, मतलब जो अपने कॉपीज बनाने के लिए खुद को अवेलेबल करेगा, वो जो होगा वो किस तरीके से होगा, 5' to 3', ताकि जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो वो 3' के लिए ओपन रहे, मतलब उस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंड खुद को अवेलेबल करवाएगा, ठीक है. रही बात दूसरे स्ट्रैंड की, दूसरा जो स्ट्रैंड है बेसिकली वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है इस पर्टिकुलर डीएनए का, ये अभी किसी चीज के लिए नहीं कोड कर रहा है कोई भी. अभी आरएनए जो है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे बन रहा है, तो ये टेम्पलेट है, और उसके ऑपोजिट वाला जो है वो स्ट्रैंड जो है वो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है. सो टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड. अच्छा, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है डेफिनेटली वो खुद को एक दूसरे को जो है वो रिलेटिव होगी उसके अकॉर्डिंगली, डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली. बट द थिंग इज डू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, यहाँ पर आरएनए फॉर्मेशन होती है, और सॉरी मैं मार्कर यूज करती हूँ आपको ज़्यादा सही, ठीक है, पॉइंटर. सो सी दिस दैट इफ कोडिंग स्ट्रैंड
ये जो है सपोज अगर मैं ये लिख देती हूँ, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो अगर इस पर आरएनए फॉर्म हो रहा है तो सीक्वेंस जो है जो न्यूक्लियोटाइड की ATG, CCA, ATG, ये जो पूरी सीक्वेंस है, डेफिनेटली ATG जो है वो किसी और अमीनो एसिड के लिए होगा इन कंपैरिजन टू TAG। जो TAG है वो किसी और उसके लिए, सॉरी TSC है जो वो किसी और के, हमने जेनेटिक कोड लास्ट टाइम देखा, ठीक है, वी हैव सीन जेनेटिक कोड लास्ट क्लास, आ गया ये, ठीक है। सो वी नो दैट जेनेटिक कोड जो है वो अलग अलग है, तो जब जेनेटिक कोड जो है वो अगर हम TSC की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, तो हर एक सीक्वेंस जो है वो अलग अलग, जो mRNA बनेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड से वो अलग अलग टाइप का होगा। तो अगर मेरे पास अगर CUU है तो वो ल्यूसाइन के लिए है, बट उसके जो ऑपोजिट में होना चाहिए, इसके ऑपोजिट में मेरे पास होगा AAG। तो AAG अगर मैं ढूंढती हूँ तो सी दिस, यहाँ पर वो लाइसिन के लिए है। कैन यू सी दिस? आप समझ रहे हो? यस। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी भी स्ट्रैंड को यूज कर लो, प्रोटीन तो आपका सेम ही फॉर्म होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर टेम्पलेट जो प्ले कर रहा है उसके जो जैसे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, जो भी प्रोटीन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से ही टेम्पलेट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। और जब टेम्पलेट फॉर्म होता है तो जो टेम्पलेट के कोड है उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन अलग होगा, और अगर कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो उसकी आप रीड करोगे तो उसके प्रोटीन्स जो होंगे उससे जो mRNA बनेगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए कोड करेगा। सो जस्ट सी दिस दैट दिस वन, सो सी दिस, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों एक ही डीएनए के पार्ट के, एक ही डीएनए के स्ट्रैंड है तो आप किसी भी चीज को कॉपी कर लो, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन विल बी सेम, इट विल नॉट बी। ओके, सो दैट इज वाई द ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 3' एंड की तरफ 5' to 3' के लिए प्रोसीड करता है ये, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि हमेशा 3' एंड जो होगा वो रिसेप्टिकल एंड होगा, मतलब वो वेलकमिंग होगा नए न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, ठीक है। तो दैट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर। So that is what the thing is done in the transcription. Then see this, each transcription unit if I say, हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो 3 चीजों से बना है बेटा। जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड फॉर अ व्हाइल। ये लीव इट, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, छोड़ो। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बेटा, जो मतलब डीएनए का कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा सेगमेंट का कौन सा जो एरिया है जो ट्रांसक्राइब होने के लिए रेडी है, जो फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए करने के लिए रेडी है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी 3 चीजों से बना है। इट शुड हैव वन प्रमोटर, then it should have in central you should have the structural gene, then you should have the terminator, ठीक है। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस है जो प्रमोटर और टर्मिनेटर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। हमने स्टॉप कोडॉन्स तो पढ़े ही हैं, वी नो स्टॉप कोडॉन्स, वी हैव सम प्रमोटर्स, बेसिकली AUG मिथियोनाइन इज द स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है। तो AUG जो है वो स्टार्टिंग सीक्वेंस के लिए होगा, लेकिन प्रमोटर इज समथिंग अ वेरी डेफिनेट सीक्वेंस जो बताएगा कि यहाँ से ही प्रमोशन होना है ट्रांसक्रिप्शन का। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो 3 यूनिट से बना हुआ है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेटर और
जो एंडिंग पार्ट है वो, ठीक है। सो दैट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर। सी दिस दैट जब भी कॉपी होगा mRNA वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन का ही रीडिंग करेगा, मतलब उतने ही पार्ट का उसको रीड करना है। जैसे ही वो टर्मिनेटिंग सीक्वेंस पे आएगा mRNA जो है उन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में से फॉल ऑफ हो जाएगा अपने आप से और वो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। टर्मिनेटर ही बताता है कि आरएनए को अब डिटैच हो जाना है और न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाना है। दैट पार्ट यू शुड नो। ओके, नाउ सी दिस, जितना इजी है अभी तक, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि जीन क्या है, जीन इज अ हेरिडिटी यूनिट है। It's a segment of DNA which is acting as taking part in heredity, responsible for transmission of character from one generation to another. That is what regarding the structural gene we say. But see this, it's not that simple कि जीन ऐसा नहीं है कि कुछ typical sequence है और वो जीन बना देता है। अब जो जीन भी है it has some type of things like उसके अंदर भी आपको ये ओके, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड फॉर प्रोटीन्स। ओके, सो जस्ट सी दिस कि जीन का जो पार्ट प्रोटीन को कोड करने के लिए रेडी है, मतलब डीएनए का ऐसा पार्ट, डीएनए पार्ट कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन। अब पूरा का पूरा डीएनए किसी चीज के लिए कोड नहीं करता बेटा, ठीक है। सो सी दिस कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है डीएनए का जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है। उस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन मतलब डीएनए का ऐसा पार्ट जो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। इसी को हम जीन भी बोलेंगे। सिस्ट्रॉन इज नथिंग बट अ जीन, ठीक है। नाउ सी दिस पर्टिकुलर सिस्ट्रॉन, ये जो सिस्ट्रॉन है वो भी दो टाइप की चीजों से बना हुआ है, ठीक है। सो ये जो पूरा सिस्ट्रॉन है, सपोज इफ दिस इज अ स्ट्रैंड एंड दिस इज, आप इसको जीन बोल लो या सिस्ट्रॉन बोल लो, स्ट्रक्चरल जीन बोल लो, ठीक है। ये जो सिस्ट्रॉन है ये बना हुआ है दो टाइप के कोड से। एक तो है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स मतलब एक्टिव कोड्स जो सच में कोड करेंगे, वाइल अनदर वन आर कॉल्ड इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स मतलब जो कुछ नहीं करते हैं, जो निठल्ले हैं, ठीक है। सो सिमिलरली सी दिस, मैं इसको थोड़ा आपको दिखाती हूँ। सो सी दिस, यू हैव अ प्रमोटर ओवर हियर, देन यू हैव एक्सॉन 1, थोड़ी देर बाद इंट्रॉन आएगा, फिर से एक्सॉन आएगा, फिर से इंट्रॉन आएगा, फिर से एक्सॉन आएगा। तो ऐसे ये कई बार एक दूसरे को ऑल्टरनेटिवली दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, ओके। अब ये चीज़ देखो बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन करना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज बिगिनिंग, ओके। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा तो उसको क्या करना है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का mRNA बना लेना है। बट वो mRNA जो है वो जाकर सच में प्रोटीन बना पाएगा या नहीं, वो ये एक्सॉन और इंट्रॉन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को हम जो है वो बहुत सारे स्टेजेस में डिफाइन करेंगे। सी दिस दैट वी हैव सबसे पहले के इनिशिएशन, पहले तो चीज़ें इनिशिएट होती हैं प्रमोटर सीक्वेंस से, देन यू हैव इलोंगेशन, ओके, एंड देन यू हैव टर्मिनेशन। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो बेटा कि ये सिस्ट्रॉन्स है, बेसिकली अगर हम अपनी बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो हम मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मतलब एक डीएनए के कुछ पार्ट में हम मोनोसिस्ट्रॉन्स है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए हम काम करते हैं,
वो पर्टिकुलर सीक्वेंस वो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। बट आप बैक्टीरिया या लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। सो दे आर द टाइप ऑफ द सिस्ट्रॉन आर ऑल्सो डिफरेंट, but we are talking about right now the eukaryotic one, that is मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो होती है, मतलब एक ही सेगमेंट है जिसपे हम ये सारी चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं वो उसी पर हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिशिएट करेगा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन मतलब रीडिंग इनिशिएट करना है तो प्रमोटर की तरफ से वो रीडिंग इनिशिएट होगी। अच्छा, इनिशिएट करने के लिए भी हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वी हैव इनिशिएशन फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। प्रिकर्सर मतलब जैसे आप माचिस जलाते हो तो आपको पता है कि जब तक आप उसको रब नहीं करोगे तब तक वो जलेगी नहीं। तो व्हेन यू डेवलप अ फ्रिक्शन इट विल जस्ट ग्लो, ओके। तो वो फ्रिक्शन क्या है, वो एक तरीके का प्रिकर्सर। सो इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं इस जगह पर आकर। अब ये जो पूरी चीज़ है वो जीन है, जो आप बोल रहे हो ना, जो जीन आप पढ़ते हो कि हेरिडिटी कैरी करता है हमारी। तो आप देखो कि क्या जो जितना सिंपल हम समझते हैं ना कि इतना पार्ट जीन होगा वो हमारे अंदर आ गया पापा का और हमारे अंदर आ गया, इट्स नॉट दैट सिंपल, ओके। यू हैव लॉट मेनी थिंग्स इन द जीन। सो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसे हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे, वो एक प्रमोटर से स्टार्ट करती है खुद की रीडिंग, वो खुद को रीड करवाना शुरू करवाती है। तो क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो आरएनए पॉलीमर फॉर्म करने के लिए जाएगा तो उसको पता तो होना चाहिए कि कहाँ से रीड करना है। सो प्रमोटर विल बी द आइडेंटिफिकेशन और टैग होगा, वहां से ही उसे रीड करना है। वंस दैट इज डन, अच्छा अब एक्सॉन्स जो हैं वो क्या है? एक्सॉन्स वो हैं जो असली में कोड करते हैं, ट्रू कोड्स ऑफ डीएनए, while इंट्रॉन्स आर दे आर इनएक्टिव। ये जंक है, इसका कोई भी यूज नहीं है, दे आर डूइंग नथिंग अंटिल अभी तक तो जो डिस्कवरीज है उसके हिसाब से ये इनका कोई भी रीडिंग इनका कुछ मैटर नहीं करता है हमारे अंदर, कोई क्या काम है क्या नहीं है वो आगे चल के अगर इसको डिस्क्लोज कर पता चलेगा तभी कुछ पता। अभी फिलहाल इंट्रॉन से ये समझो कि ये इनएक्टिव है। एंड यू नो हमारा जो डीएनए है ह्यूमंस का, उसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा इंट्रॉन्स ही, हम बहुत कम ही एक्सॉन से काम चला रहे हैं, ठीक है। सो एक्सॉन जो है इतने ये जो रीडिंग सीक्वेंसेस है वो रीड होगा। देन यू कैन सी दैट प्री एमआरएनए मतलब पूरा कॉपी जरूर हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, सभी कुछ का कॉपी हो जाएगा, दैट मीन्स इलोंगेशन होगा। एंड इलोंगेशन होने के साथ साथ अब क्या होगा कि ये जो एमआरएनए है जो फॉर्म हुआ है उसका स्प्लाइसिंग होगा, मतलब इंट्रॉन को काट दो, एक्सॉन को जोड़ दो और फिर वो एमआरएनए रेडी है साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ठीक है। ma'am. ओके, रिया इज आस्किंग लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट क्यों होते हैं? दैट इज व्हाट आई थिंक मैंने रेप्लिकेशन में आपको यही समझाया ना बेटा। जो स्ट्रैंड जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर है वो 5' की तरफ फ्री एंड है, तो वो पार्ट्स में फॉर्म हो रहा है। दैट इज व्हाई आई थिंक ये तो रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है। आई एम टीचिंग यू ट्रांसक्रिप्शन राइट नाउ, ओके रिया? Yes, ma'am. Okay, fine. So do see this. Okay, now see this that ये जो है ये नॉर्मल एक इस तरीके से प्रोसेस होगी, बट इतना सिंपल प्रोसेस है तो दैट मीन्स दैट इज प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब यूकैरियोटिक है तो प्रोसेस विल बी बिट डिफिकल्ट एंड बिट कॉम्प्लेक्स।
So see this, that how it will be changing the things. See this. Now, if I talk about in eukaryotes, ठीक है. अब यूकैरियोट्स में क्या होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमर फॉर्म करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 टाइप का है. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है इज ऑफ 1, 2 एंड 3. ठीक है, सो 1, 2 और 3 जो है, अब वो क्या करते हैं वो देखते हैं. जो फर्स्ट आरएनए है, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए. ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो राइबोसोमल आरएनए को, क्योंकि उसकी भी तो रीडिंग होना जरूरी है, वो भी आरएनए है, तो राइबोसोमल आरएनए जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन वो ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को. सो फर्स्ट इज वन रिस्पॉन्सिबल विच ट्रांसक्राइब्स आरएनए. ठीक है. अच्छा, आरएनए के हमको पता है राइबोसोम्स के यूनिट होते हैं. सो बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, सभी इट इज रिस्पॉन्सिबल. आपकी बुक में दिया होगा कि 28 आरएनए, 28S वाला, 18S वाला, 5.8S वाला, ये सभी का रीडिंग ट्रांसक्रिप्शन करने का काम कर, क्योंकि उस आरएनए भी जो आरएनए है वो डीएनए के थ्रू ही फॉर्म हो रहा है. ठीक है, टीआरएनए है वो भी डीएनए के थ्रू ही फॉर्म हो रहा है. तो वो प्रोसेस भी क्या है, जो ये जो फॉर्मेशन है वो भी, उसके लिए भी पर्टिकुलर जीन होना चाहिए डीएनए में, और वो जो जीन है वो भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो डू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए के लिए ट्रांसक्राइब करता है. देन यू हैव द सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीआरएनए. दैट मीन्स इट ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए. ठीक है, टीआरएनए के साथ साथ आप देखना कि 5 SrRNA ऐसे भी लिखा होगा आपकी बुक में. देन यू हैव SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ये सब आरएनए एक्चुअली क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब टाइप ऑफ आरएनए है जो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे. इफ दे आर नॉट अवेलेबल तो कोडिंग सीक्वेंस का रीडिंग और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो दैट फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को. आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को. एंड थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला वो है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. ठीक है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, मतलब वो एमआरएनए के ट्रांसक्राइब्स. प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए मतलब एमआरएनए का एक वाइल्ड वर्जन क्रिएट करवाता है. ठीक है, वो वाइल्ड वर्जन जो है, अब उसमें क्या होगा कि वो वाइल्ड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं HNRNA. जो एमआरएनए का प्रिकर्सर है वो क्या है, HNRNA, मतलब हेट्रोजिनस आरएनए. ठीक है, हेट्रोजिनस क्या है, क्यों हेट्रोजिनस है, क्योंकि अभी उसमें सब कुछ है, एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स है, दुनिया भर की चीज है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोजिनस आरएनए. अभी भी वो एमआरएनए नहीं कहलाएगा. तो हेट्रोजिनस आरएनए बनने के लिए हेट्रोजिनस आरएनए को एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग. ठीक है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग. तो ये क्या होगा, कैपिंग, जो कैपिंग है मतलब ये हेट्रोजिनस आरएनए होगा तो उसके जो एंड्स है उनको प्रोटेक्ट करना है. तो कैप मतलब हेड की तरफ, टेल मतलब है पूंछ की तरफ. ठीक है, तो कैपिंग हमें किस तरफ करनी है, 5' एंड की तरफ करनी है, क्योंकि वो स्टार्ट में 5' एंड था, वो शुरू था हमारा, तो 5' एंड की तरफ हमको कैपिंग करनी है. तो कैप करने के लिए एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोटाइड बनेगा, दैट मीन्स गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट ही बनेगा, बट इट विल बी मिथाइलेटेड.
एक स्पेशल टाइप का जीटीपी बनेगा जो मिथाइलेटेड होगा और वो जाकर एक्सॉन के 5' एंड पर जाकर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो हेड है, वो सबसे 5' जो है वो सर है, 3' जो है वो टेल है, क्योंकि उसके नीचे तो चीज़ें अटैच होती जा रही हैं। सो दैट पार्ट यू शुड नो। सो ये मिथाइलेटेड जीटीपी है, जाकर उसको टेलिंग करता है, मतलब कैपिंग करता है। कैपिंग इन द सेंस जैसे हम पानी भर लेते हैं बॉटल में तो ऊपर से कैसे कैप लगा देते हैं ताकि पानी नहीं फैल जाए। तो ये कैपिंग इसलिए होती है कि वो जो एंड है वो और किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको पता होना चाहिए कि यहीं से mRNA की स्टार्टिंग है। तो दैट सिंबलाइज बाय कैपिंग। आफ्टर दैट कम्स इज टेलिंग। ठीक है, अब टेलिंग जो है वो क्या होगा? कुछ रेसिड्यूज होते हैं, रेसिड्यूज ऑफ एडिनाइलेट, एडिनलिन। ठीक है, ये एडिनाइलेट जो है वो 3' ये 5' एंड पे रहता है, ये 3' एंड पे रहता है। ये 3' एंड पर जाके अटैच होता है, स्प्लाइसिंग हो जाती है, इंट्रॉन्स को कट कर दिया जाता है। कैपिंग टेलिंग हो जाने के बाद जो तैयार होती है चीज़ साइटोप्लाज्म में जाने के लिए वो होती है mRNA। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. समझ आया बेटा? सुष्मिता, दीपन्विता, आप लोगों को Yes, चर्चिल, ma'am. चर्चिल आर यू क्लियर? मैम ये 5 SRRNA और SNRNA ये tRNA का टाइप है? सॉर्ट ऑफ, मतलब ये एक्चुअली ये ऐसे आरएनएज हैं जो पार्ट्स क्रिएट करते हैं बेटा। अभी एक्चुअली बुक में सिर्फ इनका नाम दे दिया गया है, डिटेलिंग आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड, या टाइप ऑफ यू कैन से। ठीक है मैम। ठीक है, उसी तरह आरएनए के भी टाइप दिए होंगे आपके बुक में, कुछ ब्रैकेट्स में लिखा जरूर होगा, तो जस्ट सी टू इट। सो दैट इज हाउ द जीन इज स्टडीड, मतलब उसी तरह से जीन को पढ़ा जाता है, उसी तरह से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, और तब एमआरएनए रेडी होता है कि अच्छा चलो अब मुझे साइटोप्लाज्म में जाना है, क्योंकि मुझे टीआरएनए और आरएनए के साथ पूरा इस जो कोड में लेके जा रहा हूँ उसको रीड करवा के प्रोटीन फॉर्म करना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसके बाद यहाँ तक ये जो सब था वो क्या था? ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड दिस? ठीक है, सो नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब सी, ये जो कोड है वो पूरा एमआरएनए का इस तरफ आ गया है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ अब आप ये चीज़ समझ रहे हो? देखो वेरिएशंस की पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज सबसे पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री टू मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट दे डोंट कोड फॉर सेम प्रोटीन्स। सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो वहाँ है। उसके बाद जीन का जो आप जो स्ट्रक्चरल जीन जो हम बात करते हैं, उस जीन में भी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कोड करने लायक हैं ही नहीं, जो कुछ भी काम नहीं करती। सो आपको पता है, मतलब 200 to 300 बेस पेयर्स तक कुछ भी कोड करने को नहीं होगा। अचानक से थोड़ा सा कोडिंग आएगा, फिर 400-300 बेस पेयर्स में कुछ नहीं होगा। सो दैट मच इंट्रॉन्स कैन बी देयर। सो दैट्स वाई दैट लीड्स टू द मीन्स सबसे पहले तो क्यूरियस है कि इतना सारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कोड एनीथिंग, बट वाई इट इज प्रेजेंट, व्हाट इज द रीजन? क्यों सिर्फ डायरेक्टली एक्सॉन्स नहीं है कि उनको रीडिंग करके तो ये स्प्लाइसिंग और कैपिंग और टेलिंग वाला फंडा ही क्लियर हो जाता। ठीक है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यू हैव सो मेनी थिंग्स। मतलब जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो वाकई में कोड करते हैं उनको कितना प्रोटेक्टिवली सिक्योर किया गया है डीएनए के अंदर। दैट्स वाई टू रीड डीएनए इज नॉट दैट इजी। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये तो हम अभी इतना ड्रॉ कर रहे हैं कि इतना जो हिस्सा है वो एक्सॉन है, इतना हिस्सा है इंट्रॉन है,
बट आप इमेजिन करो कि अगर 400 500 बेस पेयर्स अगर ऐसे हो, ए जी जी जो चल रहा है वो कुछ काम के नहीं होता, हाउ you will determine that okay fine from here you don't have to code, from here you have to code. That's why it becomes little bit difficult. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, now see this जेनेटिक कोड म्यूटेशन, ट्रांसलेशन हो रहा है, एमआरएनए जो है वो आ चुका है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोड लेके आ चुका है। अच्छा, अभी हमने जो चीज़ देखी, वी नो कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है, हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इफ द सीक्वेंस इज लाइक दिस, ए टी 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 जी जी सी, ठीक है। ये हमारा डीएनए जो है वो सीक्वेंस है। तो अब जो एमआरएनए फॉर्म होगा उसका सीक्वेंस आप डिटरमाइन कर सकते हो, तो उसका सीक्वेंस जो है, ठीक है, तो एमआरएनए है, तो सबसे पहली चीज़ तो एमआरएनए जो है वो थाइमिन को तो इनकॉर्पोरेट करता नहीं है, सो सीक्वेंस होगा यू 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 ए ए ए सी सी सी, ये सीक्वेंस है हमारे एमआरएनए का, ठीक है, दिस इज अवर एमआरएनए। इफ दिस इज एमआरएनए इज रीचिंग टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब टीआरएनए जो है उसका काम है इस सीक्वेंस को रीड कर, सो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट को रीड करना है अगर, तो जो टीआरएनए है जिस टीआरएनए के पास ए होगा, ठीक है, तो वो ही आकर यहाँ पर अटैच होना चाहिए, एम आई राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो सी दिस दैट अब म्यूटेशन की पॉसिबिलिटीज कैसी है। नाउ सपोज बाय मिस्टेक ये जो कोड जो टीआरएनए है उसको रीड करना चाहिए था ये वाला, बाय मिस्टेक इट कम्स ओवर हियर and it sits like this and it matches, okay, this one and this one, if it is matching like this तो उसका मैच होगा ए और ए, तो यहाँ पर उसको तुरंत से रेड अलर्ट आएगा कि भैया ये तो मैच नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो गलत वाला है, तो नाउ द टीआरएनए जो है वो दूसरा आएगा, see this, now the other tRNA will come and it will read this part and it should be ये सीक्वेंस होना चाहिए AAU, ठीक है। अच्छा, ये चीज आप बहुत सीधी सी समझो कि कोड जो था वो यू से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन टीआरएनए की एक छोटी सी गलती की वजह से जो ट्रिपल यू रीड करना चाहिए था उसकी जगह रीड क्या हो रहा है AAU, तो आप खुद देखो कि जो जेनेटिक कोड था हमारा, जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंगली
जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंगली ट्रिपल यू था फिनाइल एलेनाइन के लिए, लेकिन अभी क्या हो गया है, ए ए यू हो गया है। तो अगर ए ए यू जो है वो किसको करेगा, एस्परजाइन को। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, आ रहा है समझ में? तो तुरंत ही जो आपका अमीनो एसिड था वो चेंज हो गया। ठीक है, सो अमीनो एसिड लगने कौन सा चाहिए था, फिनाइलएलेनाइन, बट उसकी जगह कौन सा लग रहा है, एस्पार्जिन। अब जो प्रोटीन फॉर्म होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। यस मैम। ठीक है, तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट होगी। सिर्फ एक रीडिंग की गलती की वजह से, एक लेटर छोड़ने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विल डिफर। सो ये जो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट मतलब जो रीडिंग फ्रेम था उससे हट गए और फ्रेम शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से इसको बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि रीडिंग फ्रेम जो था वो गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से दूसरे टाइप का, अलग टाइप का प्रोटीन फॉर्म हुआ। एंड जो वेरिएशंस लेकर आए, जो वेरिएशंस की बात करें, सो ये म्यूटेशंस कई बार अच्छे वेरिएशंस लेकर आते हैं, मतलब अच्छी चीज़ के लिए होता है। कई बार होता है कि इट्स नॉट गुड, सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। सो फ्रेम शिफ्ट, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के साथ हम एक और दे सकते हैं, दैट इज इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन का क्या मतलब है कि जब ये एमआरएनए फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो हमें पता है कि यू यू और यू होना चाहिए ए के सामने, बट सडनली ड्यू टू सम रीजंस देयर में बी पॉसिबिलिटी कि यू 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 के बाद एक अचानक से यहाँ पर घुस गया है टी, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंसर्शन। इंसर्शन म्यूटेशन हुआ, मतलब ये नए टाइप का ही कुछ अमीनो एसिड, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड हो गया है। एंड अगर वो ऐड हो गया है तो दैट मीन्स नाउ द होल थिंग, द चेन जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगी, और बदल जाएगी तो नए टाइप का प्रोटीन फॉर्म करेगी। सिमिलरली डिलीशन, सपोज हो सकता है कि ये रीड करते करते हो सकता है कि इसमें से एक ए जो है वो डिलीट हो, मतलब नहीं रीड हुआ, नहीं ऐड हुआ और डिलीट हो गया, तो जो ट्रिपल ए की सीक्वेंस की जगह क्या हो जाएगा, ए ए सी हो जाएगा। नाउ द थिंग्स आर आल्सो डिफरेंट। सो इंसर्शन होना, डिलीशन होना, रीडिंग के टाइम फ्रेम शिफ्ट होना बाय टीआरएनए, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन। इसमें से कुछ भी हो सकता है। सो यू डोंट हैव टू रिग्रेट इट और समथिंग लाइक दैट कि ये क्यों हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ऐसे माइनर म्यूटेशंस जो हैं वो होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम जो डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 की बात कर रहे थे रेप्लिकेशन में, तो जो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका ये काम है कि जब भी कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उस टाइम पर उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, सही चीज़ को सही जगह लगाना, ये सब चीज़ जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम ही करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आरएनए जो है वो यूरासिल लेके पूरी सारी चीज़ें कोड करेगा, जबकि डीएनए में सिर्फ और सिर्फ थाइमीन है। तो ये जो स्ट्रैंड है इसमें थाइमीन की एडिशन होना, ये जो एमआरएनए फॉर्म हो रहा है इसमें सॉरी ये दिस वन, ये इसमें एडिशन हो रहा है, मतलब गलत चीज़ है। दिस शुड नॉट बी डन, दैट इज व्हाट वी कॉल द म्यूटेशन। अंडरस्टूड दिस? सभी को? मैम पिछले क्लास में तो पढ़ा था कि एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीड करता है मैम। वो रेप्लिकेशन के टाइम पर करता है बेटा। अच्छा ठीक है मैम। हाँ, ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना, तो इसका इसका जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग
जो ये चीज़ जेनेटिक म्यूटेशन है वो एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन है बेटा, जैसे आपके बुक में एक टेक्स्ट बुक दिया होगा कि राम और उसके साथ एक दो और वर्ड्स होंगे, तो अगर इसमें से एक लेटर हट जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, या एक लेटर ऐड हो जाएगा, तो जैसे राम इज हियर, ये एक सेंसिबल स्टेटमेंट है। अब मैं अगर इसमें यूँ लगा दूँ कि यहाँ पर चलो ओ लगा देती हूँ, तो ये कोई सेंस क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अब राम इज हियर, आई की जगह इज में से एस हटा देती हूँ, तो भी सेंस मतलब चेंज हो जाएगा। यही चीज़ समझा रहा है फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, कि अगर थोड़ा सा भी आप चेंजेस रीडिंग में चेंज करोगे तो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है वो अलग टाइप की हो जाएगी, एंड दैट लीड्स टू द सो मच ऑफ वेरिएशन इन आवर बॉडी एंड विथ आवर सिबलिंग्स। इसलिए हम अपने भाई बहनों से अलग दिखाई देते हैं, अलग होते हैं। आया समझ में? यस ओके। I want you to go through this particular transcription and translation a bit. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से थोड़ा सा रीड कर लो उसको, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ। ओके, ट्रांसक्रिप्शन है, जेनेटिक कोड में सब बहुत सारा कंटेंट है, थोड़ा सा रीड कर लो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, रीड 10-12 मिनट्स दे रही हूँ, आप अच्छे से रीड कर लो। So I think you must have gone through the content. यस मैम। डिफिकल्ट है? थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा। Okay, Churchill is asking me, inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory genes. Okay, if the regulatory genes don't code for anything, then how do they affect the inheritance of character? So that is what we will study in the regulation of gene expression, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, वो हमें यही समझाता है कि रेगुलेटरी जीन का काम क्या है, क्या कैसे वो रेगुलेट करता है कि किस जीन को एक्सप्रेस होना है, मतलब किस जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है और किसको नहीं होना है। सो दैट पार्ट इज डन बाय रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज हियर इट इज। मैम एक डाउट था। हाँ बेटा। मैम प्रोकैरियोट्स के लिए ये क्यों लिखा हुआ है कि उनका एमआरएनए प्रोसेस नहीं होता? क्योंकि मैम mRNA, इंट्रॉन्स तो हटा रहे हैं ना, तो प्रोसेस तो। see the complexity and जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है बेटा प्रोकैरियोट्स में बहुत कम होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है और वो जो चीज़ है क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, दे आर मच लेस लेस एज कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। तो एमआरएनए प्रोसेस नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि जब उनका एमआरएनए जो है वो सिचुएशन के हिसाब से कई बार चेंज हो जाता है, मींस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस ना भी कर भी दे और ना भी करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके,
बट यू हैव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया होगा कि कैसे क्या चीज़ काम कर रही है। तो हमारे पास एक लैक ऑपेरॉन मॉडल है जो कि ये पर्टिकुलर चीज़ को समझाता है। तो सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लैक ऑपेरॉन मॉडल है, जब वो ये प्रोकैरियोट्स के लिए है, ठीक है। ये मॉडल पूरा जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टडी किया गया है। इस यूकैरियोट्स में इस तरीके का ओपेरॉन मॉडल पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ के कई सारे डाइवर्स वेज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है जेनेटिक मटेरियल को। सो सी दिस, ये ओपेरॉन मॉडल पढ़ने पर जब इसका बताया गया, तो ये नोबेल प्राइज विनर हैं दी साइंटिस्ट, एंड दे गॉट दैट कि बिकॉज दे केम आउट विथ सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि हमारे जो जीन है उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी ऐसा सराउंडिंग चाहिए कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। सो दैट मीन्स देर मस्ट बी समथिंग अराउंड अस विच कैन एक्सप्रेस द जीन अकॉर्डिंगली। जस्ट सी दिस दैट, इसलिए हम बोलते हैं ना एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द हेरिडिटी। जैसे कि आप ये देखो कि इफ़ यू गो टू द ईस्टर्न इंडिया, द पीपल आर कंपैरेटिवली शॉर्टर इन हाइट एंड ऑल दैट। अगर आप माउंटेन रीजन्स में और ईस्ट रीजन में जाओ, ठीक है, तो उनका जो इन्वायरमेंट है वो उसी तरीके से। but suddenly from that part of India migrates to the western part or the central part of the India, and they live for generations to generations. There may be the possibility that after some 2-3 generation there may be the possibility कि जो अब जो जनरेशन है उसका हाइट जो है वो बहुत अच्छे, मतलब ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जो उनकी जनरेशन थी उससे। सो जो हमारा जीन एक्सप्रेस होता है ना बेटा, वो डिपेंड करता है कि आसपास हमारे उसके अकॉर्डिंगली सारी एनवायरमेंटल कंडीशन या जो उस चीज़ को ट्रिगर करने की जो चीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाज एक्सप्लेनिंग। सो बेसिकली ये मैं आपको पहले ये डायग्राम दिखाती हूँ कि बहुत सिंपल सा चीज़ है कि बेसिकली हमारे लिए फूड सोर्स जो है वो ग्लूकोज है। सपोज अगर फूड नहीं है, बैक्टीरिया के पास ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं है तो उस जगह पर अब कौन सा शुगर जो है वो काम करेगा, लैक्टोज, ठीक है। जो लैक्टोज विल एक्ट एज अ फूड, बट लैक्टोज क्योंकि डाइसैकेराइड है तो उसे अंदर जाकर ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट होना, उस पर्टिकुलर लैक्टोज को एज अ फूड इनटेक करना और उस पर्टिकुलर डाइजेशन को इनिशिएट करने का जो पूरा प्रोसेस है ना बेटा, वो भी जेनेटिकली लिंक्ड है। मतलब उस टाइप के एंजाइम्स आपकी बॉडी में कैसे बनेंगे, तो वो तो जीन्स कंट्रोल करेंगे ना। तो ये बैक्टीरिया के अंदर समझाया जा रहा है कि जब तक लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं होगा तो उस टाइप का डाइजेशन बैक्टीरिया में होगा नहीं। बट अगर ग्लूकोज के सिवा और कोई सोर्स ही अवेलेबल ना हो तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस लैक्टोज को खाना सीख जाओ, ठीक है। तो ये एक चीज समझा रही है लैक ओपेरॉन, ठीक है। अब देखो लैक ओपेरॉन जो है ना बेटा, वो भी ओपेरॉन मतलब एक पूरा एक जीन का सेट है जिसमें रेगुलेटरी जीन है, प्रिकर्सर जीन है, रिप्रेसर जीन है और स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। सी दिस दैट दिस वन, इसमें भी आपके पास सारे के सारे जीन्स जो है वो टाइप ऑफ जीन्स जो है वो एक पर्टिकुलर ओपेरॉन को बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो ओपेरॉन है बेटा उसमें चीज़ें जो है वो कैसे काम कर रही है वो यहाँ देखो। पहली बात तो ये देखो, जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो बेसिकली असली में जो जीन है जो लैक्टोज को खाएंगे, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे, वो क्या है, वो ये है कि
दिस वन, ठीक है। लेग जेड जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, मतलब लैक्टोज को डाइजेस्ट एंजाइमेटिकली क्लीव्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये उसका काम है। लैक वाई मतलब ये जो जीन है वो क्या काम करेगा, गैलेक्टोसाइड परमिएज, मतलब अ मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, ये अलाउ करेगा। परमिएज, परमिएज मतलब परमिएबिलिटी से लिंक्ड है, तो अगर ये वाला एंजाइम सेल मेम्ब्रेन पर है तो वो एक्टिव होगा कि भाई लैक्टोज को अंदर आने दो। जब तक वो अंदर नहीं आएगा तब तक बीटा गैलेक्टोसिडेज उसको क्लीव नहीं कर सकता। एंड लैक ए थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिलेटेज हेल्प टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक, जो टॉक्सिक मटेरियल वगैरह फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म में, उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। सो दीज थ्री आर द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो ये वाला गैलेक्टोसाइड परमिएज की जो लोकेशन है वो देखो वो कहाँ पर है, वो लोकेशन है जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। कैन यू सी दिस? इट विल बी ओपन ओनली व्हेन दैट ये जो ओपेरॉन है उसका पूरा रीडिंग होगा, उसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, तभी ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो ओपन होगा। सो देन ओनली दिस विल अलाउ जो है ये पर्टिकुलर चीज़ को अंदर आने देगा, ठीक है। नाउ सी दिस हाउ इट विल वर्क, ये जो लैक ओपेरॉन मॉडल है, हियर आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो हमारे पास रेगुलेटर है, प्रमोटर है और ऑपरेटर है, बाकी ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये जो नॉर्मल काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो ये रेगुलेटर है उसका एमआरएनए जो है वो फॉर्म हो रहा है, बट सडनली फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ZYA जीन्स। रिप्रेसर मतलब अभी लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो ये जीन्स को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पर रिप्रेसर जो है वो बाउंडेड रहेगा, ठीक है। तो ये रेगुलेटर जो जीन है वो ये काम कर रहा है कि वो रिप्रेसर को यहाँ पर स्विच की तरह अटैच रखे, स्विच ऑफ रखे, ये स्विच ऑफ रहना चाहिए, देन ओनली ये जो है वो इन जीन को कोई रीड नहीं करेगा। बट ये जो पर्टिकुलर रेगुलेटर है, देन व्हाट विल द सिचुएशन इज कि अचानक से एनवायरनमेंट में लैक्टोज की अवेलेबिलिटी है, इंड्यूसर आया, ठीक है। सो दैट वो इंड्यूसर इस एमआरएनए जो ये पर्टिकुलर रेगुलेटर प्रोटीन ने एमआरएनए बनाया है, इट विल बाइंड टू इट एंड वो इसको यहाँ पर आने से इनहिबिट करेगा कि भाई तुम मत जाओ, क्योंकि यहाँ लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर आ चुका है, एंड देन द एमआरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आउटलाइन दे रही हूँ, लैक ओपेरॉन हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट इज लाइक स्विच ऑन और स्विच ऑफ मॉडल जैसा है बेटा, कि ये जो सब जो जीन्स हैं वो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल जीन को रीड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो रेगुलेटरी जीन वाला जो चर्चिल ने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में। अंडरस्टूड दिस? क्लियर बेटा, ठीक है। सो कीप ऑन रीडिंग, अच्छे से एक बार फिर से पूरा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड वगैरह अच्छे से रीड करना। लेक ओपेरॉन भी एक बार रीड करना, हम नेक्स्ट क्लास में लेक ओपेरॉन और बाकी का जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA fingerprinting, 3 topics are being left from this book, that means chapter, that we will be doing in the next class. Okay? Yes, ma'am. Okay, so say to this. Bye. You can leave and stay safe. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you.